हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और सीयूईटी पीजी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोर्स लेकर आया हूं, जिसमें मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन के हम आर्टिकल से आने के पहले, आर्टिकल को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं। जैसे हमने प्रीएम्बल को कवर किया और फिर हमारी जो ये क्लास है शेड्यूल की क्लास हुई, और आज हम इंपॉर्टेंट कमीशन और कमिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारी पहली कमेटी है वो है गोरवाला कमेटी। ये बनी कब थी, फॉर्म कब हुई थी? 1951 में फॉर्म हुई थी। और ये किस लिए फॉर्म हुई थी कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो पब्लिक अथॉरिटी है, ब्यूरोक्रेट्स है, उनके रिपोर्ट को लेगी। इंडिया में जो पब्लिक ब्यूरोक्रेट्स कैसे काम करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करती है, उस पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ठीक है। फिर आपका आया था बलवंत राय मेहता कमेटी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता कमेटी। जो पंचायत आपका अमेंडमेंट आया 73 74 या पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज का गठन हुआ, वो बलवंत राय मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था। और फॉर्म का ये हुई थी 1957 में। और इसने इशू क्या एग्जामिन किया, किस इशू पे ये बनी थी? टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब कि हम रूरल एरियाज में, गांव देहात में कैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट कर सके, कैसे हमारा निचले स्तर से विकास हो सके। इसके लिए रिकमेंड किया था बलवंत राय मेहता कमेटी ने कि भैया हमें 3 टायर गवर्नमेंट चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट गांव देहात तक अप्रोच नहीं कर पा रही है, हमें एक चेन तैयार करना पड़ेगा कि 3 टायर गवर्नमेंट बनाना पड़ेगा कि सबसे नीचे विलेज गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इस तरीके से क्या होगा, हमें जो निचले लोग हैं उनके प्रॉब्लम को जानने का अवसर प्राप्त होगा। तो आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी किस पे बनी थी? टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और रिकमेंडेशन इसने क्या दिया? रिकमेंड 3 टायर पंचायत राज सिस्टम, यानी PRI, पंचायत राज इंस्टीट्यूट, पंचायत राज सिस्टम रूरल इंडिया में फॉर्म हो। फिर आपकी स्टूडेंट आई सैंथम कमेटी। कौन सी कमेटी? सैंथम कमेटी आई। ये किस लिए बनी थी? 1962 में, जब सबसे ज्यादा करप्शन फैला, करप्शन बहुत हाई लेवल पे होने लगा, तो एक एंटी करप्शन के लिए, यानी एंटी करप्शन की कौन सी टीम बनाई जाए, उसके लिए सैंथम कमेटी बैठी। कौन सी कमेटी? सैंथम कमेटी बैठी। और सैंथम कमेटी ने रिकमेंड किया स्टूडेंट कि हमें क्या करना चाहिए? सेटिंग अप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्या करना चाहिए? CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को सेटअप करना चाहिए। 1964 में इसने रिकमेंड किया। और 1964 में ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एंटी करप्शन के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन फॉर्म भी हो गया। तो ये आपकी 3 कमेटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। आज हम टोटल 35 कमेटी पढ़ेंगे और हम प्रयास करेंगे कि जितनी हमारी 35 कमेटी है आज ही की क्लास में हम याद भी कर लें। तो हमारी पहली कमेटी कौन सी? गोरवाला कमेटी। दूसरी कमेटी कौन सी? बलवंत राय मेहता कमेटी। और तीसरी कमेटी कौन सी स्टूडेंट? हमारी सैंथम कमेटी CBC के लिए आई थी। हमारी जो अगली कमेटी है वो है स्टूडेंट्स कोठारी कमेटी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है, ये भूलना मत बिल्कुल। कोठारी कमेटी ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने के लिए आई थी, एजुकेशन पॉलिसी को सुधार करने के लिए आई थी। और ये कब बनी थी? 1964 में। और इसका क्या था कि कुछ गाइडलाइन दी जाए, कुछ पॉलिसीज बनाई जाए, जिससे हमारे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डेवलप हो सके। और तब इसने क्या रिकमेंड किया था? 10+2+3, मतलब 10th के बाद 12th के बाद 3 साल का ग्रेजुएशन हो। और इसने वुमेन एजुकेशन को काफी एम्पावर करने की बात की और बोला कि औरतों के लिए, लड़कियों के लिए नाइबरहुड स्कूल सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। जैसा आज भी आप लोग देखते हैं कि गांव में अगर स्कूल काफी दूर है तो बच्चियां वहां पढ़ने नहीं जा पाती, इसीलिए नाइबरहुड स्कूल सिस्टम बनाया जाए लड़कियों के आसपास। ये बात की गई आपकी किसमें? कोठारी कमीशन में। स्टूडेंट्स, आपका इसके बाद सादिक अली कमीशन आया। सादिक अली 1964 में आया। और ये किस इशू पे आया था कि पंचायत राज सिस्टम राजस्थान में हो या नहीं, यानी पंचायत राज सिस्टम राजस्थान में सेटअप होना चाहिए या नहीं, इसके बारे में सादिक अली कमेटी आया। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट है, राजस्थान की गवर्नमेंट है, वो क्या करना चाहिए? उसको पंचायत राज सिस्टम को सेटअप करना चाहिए। फिर आपका आया कपूर कमीशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो, ये इस पे डबल स्टार कर लीजिए। कपूर कमीशन आया 1966 में। और ये किस लिए आया? किलिंग ऑफ गांधी जी, किलिंग ऑफ गांधी जी, जो गांधी जी की हत्या हुई थी उसके बारे में आया, उस इशू को पता लगाने के लिए आया। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि गांधी जी की हत्या में रोल ऑफ सावरकर एंड हिज एसोसिएट था। क्या था? रोल ऑफ सावरकर एंड हिज एसोसिएट्स।
ये आपकी 6 कमेटीज हो गई। अब हम अपने आगे की कमेटीज देखते हैं। आज हम टोटल 35 कमेटीज करेंगे। तो दोस्तों जो हमारी अगली कमेटी है वो है खोसला कमीशन 1970 में आई थी और मुखर्जी कमीशन 2005 में आई थी। ये दोनों कमेटी एक ही इशू पे आई थी। कब? डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई और क्या वो मृत्यु के बाद जो अफवाहें उड़ती हैं कि गुमनामी बाबा के रूप में यहाँ रहते हैं, कि सुभाष चंद्र बोस की कोई एक्टिविटी पाई गई है, सुभाष चंद्र बोस रशिया में रहते हैं, बहुत लोग बोले सुभाष चंद्र बोस जापान में रहते हैं, तो उनके मरने के बाद कोई एक्टिविटी हुई है, उसको जांचने के लिए 2 कमीशन बना, एक खोसला कमीशन 1970 में और एक मुखर्जी कमीशन 2005 में। और दोनों कमेटी ने ये रिकमेंड किया, यानी बोथ कॉमन जो कमीशन बना था उन्होंने रिपोर्ट एक ही दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या में कोई कॉन्स्पिरेसी थी। क्या किया? उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या में कोई कॉन्स्पिरेसी थी। और र्यूमर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ बोस आफ्टर द प्लेन क्रैश, यानी उन्होंने बताया कि ये सारे र्यूमर्स हैं कि सुभाष चंद्र बोस की एक्टिविटी पाई गई है प्लेन क्रैश के बाद। इस कमेटी ने यह रिकमेंड किया, खोसला और मुखर्जी कमीशन, खोसला कमीशन 1970 में और मुखर्जी कमीशन 2005 में आया, और इसने यह रिकमेंड किया कि सुभाष चंद्र बोस जी, एससी बोस जी के मरने में कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी और उनके प्लेन क्रैश होने के बाद कोई एक्टिविटी नहीं पाई गई है। ये जितनी बता रहे हैं कि एक्टिविटी मिली है सारे र्यूमर्स हैं। फिर आपकी कमेटी आई राज-मन्नार कमीशन। ये कमेटी 1969 में आई थी और ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन को मेंटेन करने के लिए आई थी। और इसी ने क्या किया? इसने रिकमेंड किया कि भैया डीएमके को गवर्नमेंट बनाना चाहिए। कहां? तमिलनाडु में। यानी इशू हो गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट का, तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि डीएमके को गवर्नमेंट बना, सेटअप बाय डीएमके गवर्नमेंट इन तमिलनाडु। ठीक। फिर आपकी तार, इस पे डबल वो लगा लीजिए स्टार, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तारकुंडे कमीशन कमेटी, यानी तारकुंडे कमीशन कहिए या कमेटी कहिए, ये 1979 में आई थी। कब आई थी? 1974 में। हाँ सॉरी 1974 में आई थी, 1974 में आई थी। और इशू इसका क्या था कि इसके इलेक्शन को रिफॉर्म किया जाए, मतलब इलेक्शन में काफी ज्यादा बदलाव लाया जाए। जो हम इलेक्शन कराते हैं उसकी बॉडी को काफी और बढ़ाया जाए। तो भैया इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि इलेक्शन कमीशन की 3 मेंबर बॉडी होनी चाहिए, चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 डिप्टी इलेक्शन कमीशन। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि 2 डिप्टी कमिश्नर होनी चाहिए और 1 चीफ इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। और मिनिमम एज वोटिंग की 18 साल कर देनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहले मिनिमम एज वोटिंग की 18 ईयर थी, लेकिन अब 18 साल है। तो मिनिमम, इस कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया कि मिनिमम एज क्या कर दिया जाए? वोटिंग की 18 ईयर कर दिया जाए, रिवाइज। और इसके बाद एक देख लीजिए 10th अशोक मेहता कमेटी। ये 1977 में आई थी। किसके ऊपर? पंचायत राज इंस्टीट्यूट के ऊपर। और ये पहली कमेटी थी जिसने बताया कि 2 टायर पंचायत राज सिस्टम बनना चाहिए। और ये पहली कमेटी थी जिसने बात किया कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को क्या मिलना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। हम चारों कमेटीज को रिवाइज कर लेते हैं। हमारी जो पहली कमेटी है वो खोसला कमीशन 1970 की बात करती है और मुखर्जी कमीशन 2005। इशू क्या था? डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। और रिकमेंड क्या किया दोनों कमेटी ने कि ये सारे र्यूमर से कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। फिर इसके बाद राज-मन्नार कमेटी आई 1969 में सेंट्रल स्टेट रिलेशन को लेकर। उसने बताया कि डीएमके को तमिलनाडु में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करनी चाहिए। फिर इसके बाद तारकुंडे कमीशन है इलेक्शन रिफॉर्म को लेकर, और इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि 3 बॉडी होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की, एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए। ठीक है। फिर इसने बताया कि जो वोटिंग एज है वो 21 साल से घटाकर मिनिमम वोटिंग एज 18 साल कर दी जाए। फिर इसके बाद अशोक मेहता कमेटी जो बनी वो 1977 में बनी, और ये किस लिए बनी थी? पंचायत राज इंस्टीट्यूट को और वास्ट रिसर्च करने के लिए। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि 2 टायर पंचायत राज सिस्टम गवर्नमेंट होनी चाहिए रूरल एरियाज में। और पहली बार कोई कमेटी ने बात की थी, इस कमेटी ने कहा कि पंचायत राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को? तो हम आगे चलते हैं। हमारी जो अगली कमेटी है वो 7 कमीशन है, और ये कब आई थी? 1977 में आई थी। ये किस लिए आई थी? टू प्रूव द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी ये बताने के लिए आई थी कि कितना पावर
एक्सरसाइज किया गया है, कितना मिसयूज किया गया है, ये इशू था इसका कि कितना मिसयूज किया गया है ब्यूरोक्रेट्स को, मीसा को, और स्टलाइजेशन किया गया है, लोगों को जबरदस्ती जेल में ठूसा गया है किस इमरजेंसी के दौरान। और इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि बिल्कुल मिसयूज हुआ है मीसा का, डिफेंस ऑफ इंडिया का ड्यूरिंग इमरजेंसी। पुअर रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी रहा है, यानी इस टाइम जो ब्यूरोक्रेसी का काम रहा है वो काफी ज्यादा बेकार रहा है। इसके बाद जो आपकी इंपॉर्टेंट कमेटी है वो सरकारिया कमेटी है, और ये कब आई? 1983 में आई। इसका क्या इशू था? सेंटर स्टेट रिलेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज भी 356 का काफी ज्यादा मिसयूज होता है और काफी समय से होता आ रहा है। तो इसीलिए ये कमेटी ने रिकमेंड किया कि फार रीचिंग द सजेशन एंड रोल ऑफ गवर्नर एंड आर्टिकल 356, यानी बोला कि काफी ज्यादा गवर्नर का मिसयूज किया जाता है और हमें आर्टिकल 356 पे कंट्रोल करना चाहिए। फिर इसके बाद एमपी मक्कर की कमीशन आई, और ये 1984 में आई। स्टूडेंट्स, इशू क्या था कि इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई थी उसके बारे में ये कमेटी बनी। इसने रिकमेंड किया कि हाँ बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी थी और जितने लोग रिस्पॉन्सिबल थे किलिंग के बारे में उनके बारे में एग्जैक्ट ये कमेटी ने बताया। फिर इसके बाद जीवी के राव कमेटी आई, काफी इंपॉर्टेंट कमेटी थी, और इसने ये रिकमेंड किया कि हमें एक प्लानिंग कमीशन सेटअप करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। हमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बेसिक यूनिट प्लानिंग कमीशन सेटअप करना चाहिए। और किस इशू पे था? वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के बारे में था। ये आई कब? 1985 में आई। ये हमारी पहली क्लास थी कमेटी के बारे में। हम अपनी दूसरी क्लास में 15 से लेकर 20 और इंपॉर्टेंट कमिटीज को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहे रमन लॉ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।